To 80-20 series of economics. Today we are going to discuss 80% of our economics syllabus through 20% of PYQs. In today's episode we are going to discuss about the 30 years of PYQs of the inflation. और आज इन्फ्लेशन के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कौन सी चीज साथ में आती ही है, वो क्या चीज है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है डिफ्लेशन, एक है ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। देखो ये क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट पता है, नहीं आता तो कैसे करना है। देखो मैंने ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, जिसमें मैंने बताया कि ग्रोथ इज नीदर अ नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ग्रोथ न्यूट्रल टर्म है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिफ्लेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। इन्फ्लेशन इज अ न्यूट्रल वर्ड लाइक ग्रोथ। स्टैगफ्लेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। और वहीं पे आपका हाइपर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ नेगेटिव एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई है, ग्रोथ जो अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है, तो एक न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल आने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कारण हो सकता है और सबसे ज्यादा सेट बैठता है वो है इन्फ्लेशन। सो कॉन्सेप्चुअली अगर पता है तो ठीक है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आएगा, बट अगर नहीं पता हो तो आप इस तरीके से भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए ऐसा क्यों, वाई दिस हैपेंड कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी आता है। देखो जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन होता है, एग्जांपल ऐसे समझिए कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो फर्म्स एंड बिजनेसेस का प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। जब उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो उनको मोटिवेशन मिलता है टू प्रोड्यूस मोर, वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन का उनको इंसेंटिव मिलता है, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी। सो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं और ज्यादा बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो दोनों का एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो वही यहां पे बताया जा रहा है कि मोर प्रोडक्शन एंड जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उससे हायर इनकम, ठीक है, इंक्रीज डिमांड, मॉडरेट इन्फ्लेशन। सो यहां पे इन्फ्लेशन मॉडरेट इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन की बात नहीं की जा रही। सो इन्फ्लेशन इज अ गुड फॉर दी, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज अ गुड फॉर दी इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बात आपको याद रखनी है फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट, देखो वर्ड यूज किया एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। इसका मतलब है कि यहां पे एक दो आपको और भी लगेंगे क्वेश्चन में, यार ये इसका डिस्क्रिप्शन है, बट आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पे बताना है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ये देखिए, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वुड बी आवर आंसर, ये बात याद रखना। इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, okay, it is persistent recession in both financial and real sector of the economy. It is persistent fall in the general price level of a goods and services. It is a fall in the rate of inflation over the period of time. देखिए समझिए, पहले वाले के अंदर आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और जब भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सब की बात होती है यहाँ पे प्राइसेस की बात होती है, ये बात याद रखना। प्राइसेस का जनरल फॉल या जनरल आपका अपवर्ड लेवल पे अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट में प्राइस, जनरल प्राइस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। सो फर्स्ट के अंदर करेंसी की वैल्यू की बात की जा रही है, नॉट प्राइसेस की, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इट इज परसिस्टेंट रिसेशन इन दी बोथ फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो रिसेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमेशा रिसेशन रहेगा ये नहीं कह सकते। रिसेशन के हाई चांसेस है, ये मैं मान सकता हूं डिफ्लेशन के अंदर, बट रिसेशन ही होगा ये कहना गलत है। इट इज परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। इट इज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है इसका मतलब रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है तो मतलब रिफ्लेशन हो रहा है, रिफ्लेशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफ्लेशन, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है डिफ्लेशन, और जनरली ये नेगेटिव होता है। आगे भी हम कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं, यहां पे समझिए बात को। देखिए जीरो का मतलब है जनरल प्राइसेस, ठीक है, जीरो का मतलब है जब भी जनरल प्राइसेस में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। उससे ज्यादा अगर हो जाए, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर एक्सट्रीम में हो जाए कि मिनिमल परसेंटेज पर ईयर आपके प्राइसेस बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन एक्सट्रीम, कि आपको बोरे उठा के, मतलब बहुत बड़े बैग्स में पैसे भर के दूध लेने जाना पड़ रहा है। इस तरीके की हाइपर इन्फ्लेशन भी कई बार कंट्रीज ने फेस की, लाइक एग्जांपल 1920s के आसपास जर्मनी ने भी ऐसी ही हाइपर इन्फ्लेशन फेस की थी। सो ये तो होता है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है आपका डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब यहां पे जनरल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, इन्फ्लेशन के अंदर जनरल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, जब जनरल प्राइसेस आपके डिक्रीज होने लग जाए तो फिर आता है डिसइन्फ्लेशन। बट एक बात दिमाग में याद रखनी है कि डिसइन्फ्लेशन हमेशा जीरो से पहले होता है, ठीक है, जीरो के बाद नहीं, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये बात याद रखना, आपको यही याद रखना है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन इज जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में इंक्रीज होना, जब उसमें डिक्रीज होए तो उसको डिसइन्फ्लेशन, बट इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव में ना हो। जब वो नेगेटिव हो जाए मतलब इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट हो जाता है, फिर होता है उसको डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन में मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में आपके प्राइसेस का फॉल होना, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब डिफ्लेशन, पॉजिटिव में ही रहना बट जनरल प्राइसेस में डिक्रीज होना, वो होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन में बढ़ना, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको दिमाग में रखना है इस टाइमलाइन से।
आई होप आपको समझ आएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैगफ्लेशन। देखो मैं ये वही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो ऑलरेडी यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यूज में ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे यहाँ पे स्टैगफ्लेशन हो, हाइपर इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, ताकि यूपीएससी इन्हीं से ही वापस रिपीट करेगा। ये यूपीएससी का बिल्कुल ट्रेंड है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। देखो वर्ड ब्रेक करो, एक तो इसमें वर्ड है इन्फ्लेशन और एक इसमें वर्ड है स्टेगनेंसी, स्टेगनेंट। सो स्टेगनेंट इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन भी है बट इकोनॉमी कैसी है? स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये स्टैगफ्लेशन वर्ड आपका 1970s के टाइम गल्फ कंट्रीज में इसको देखा गया था कि जहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी बट अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा था। तो वहीं पे एक कॉन्सेप्ट है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या कहता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, ये रिलेशन बताया था, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादा इन्फ्लेशन तो कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस के अंदर इन्फ्लेशन को दिखाया गया फिलिप कर्व के अंदर। बट स्टैगफ्लेशन इज अ जस्ट टोटली कॉन्ट्राडिक्शन टू दी फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व को कहीं ना कहीं ये चैलेंज किया था स्टैगफ्लेशन ने 1970s के अंदर, जब स्टैगफ्लेशन की पूरी सिचुएशन आई थी, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज था फिलिप कर्व को। सो फिलिप कर्व से अब क्या आपको समझना है? फिलिप कर्व इज कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए सही है बट इन अ लॉन्ग टर्म फिलिप कर्व भी गलत हो सकता है, जैसे स्टैगफ्लेशन के सेंस में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहले कॉन्सेप्ट पूछे थे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब उनका पूछेगा कि उनमें बढ़ेगा घटेगा तो कैसे होगा, उसके कारण क्या है, कॉज क्या होंगे। ठीक है, तो अब यूपीएससी एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछेगा। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय। ठीक है, इसका कॉज क्या है? ठीक है, सो एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मतलब प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं। अ राइज इन जनरल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, तो हमेशा जब भी प्राइसेस कब बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन कब बढ़ेंगे? इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। बात समझ आ रही है? मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, सो मनी सप्लाई अब देखो कौन कौन से आपके स्टेटमेंट में हो रहा है। एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, यस, तो इससे इन्फ्लेशन आएगा। अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आपका आउटपुट कम हो गया मतलब आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो इससे क्या होगा? सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, सप्लाई डिक्रीज होगी तो उससे प्राइसेस क्या होंगे? ठीक है, इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इससे भी आपका इन्फ्लेशन आ सकता है। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, मतलब अगर आपकी डिमांड बढ़ गई कोई चीज के लिए, तो कोई भी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उससे भी आपका इन्फ्लेशन आ सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। अब यहां पे इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है आपके कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसमें दो ही कॉज होते हैं, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश, ठीक है, या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये बात दिमाग में रखना, डिमांड पुश इन्फ्लेशन या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम उनको देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? Controlling the inflation in India is a responsibility of the government of India only. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Decreased money circulation helps in controlling the inflation. Increased money circulation helps in the controlling the inflation. ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा होगा? तो दो ये सिमिलर स्टेटमेंट है तो आंसर होने का चांसेस ज्यादा है यहाँ पे। और वैसे भी फर्स्ट ए एंड बी तो वैसे भी गलत है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, नो। ठीक है, रिजर्व बैंक का रोल है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नो रोल इन द कंट्रोलिंग, तो कहीं ना कहीं दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। ठीक है, अब देखो डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अभी तो हमने कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है? मनी सप्लाई इंक्रीज है। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है? जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा पैसा होगा मार्केट के अंदर, तभी इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो आपको मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। यू हैव टू सक दी मनी, अगर आप मार्केट से मनी निकालोगे तभी आपकी इन्फ्लेशन कम होगी या कंट्रोल में होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। और देखो यही टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी से हो या फिर आपकी फिस्कल पॉलिसी से हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, तो देखो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें होती है और फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें होती है। समझो बात को। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिक या तो रिजर्व्स, ठीक है, या तो रिजर्व्स के रेट बढ़ा दो, कम कर दो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये दो ही टूल होते हैं मेजर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। वहीं पे फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? या तो टैक्स होता है कि टैक्स को रिड्यूस करोगे या इंक्रीज करोगे, और वहीं पे एक होता है आपका कि एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये चार चीजों को रेगुलेट करके ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट या तो टैक्सेशन के थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसका मतलब मनी सप्लाई है, अब मनी सप्लाई को कम करना होगा तो टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे। बात समझ आ रही है? वहीं पे अगर मॉनेटरी पॉलिसी से करना होगा, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या करेंगे? रिजर्व्स को बढ़ा देंगे, कह देंगे कि भाई सीआरआर एसएलआर ज्यादा करो, जिससे पैसे रिजर्व में रहेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी। और वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे या परचेज करेंगे, तो मनी सप्लाई ज्यादा है तो परचेज करेंगे
सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यस परचेज नहीं करेंगे, सेल करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो जिससे क्या होगा, सक आउट हो जाएगा, मनी को वापस आरबीआई ले लेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इतना ही गेम है इन्फ्लेशन का, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि कैसे कंट्रोल करना है। बस आपको ये देखना है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, उस सप्लाई को आपको कम करनी है। अब कैसे करोगे? थ्रू टैक्स करोगे, थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करोगे, थ्रू रिजर्व्स से करोगे, या थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के या खरीद के करोगे। इतना ही गेम है, आपको दिमाग में रखना है। With reference to Indian economy, demand push inflation can be caused and increased by which of the following? देखो, पहले यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कॉज की, मतलब जनरल प्राइस। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, और ये आपका होता है आपका डिमांड पुश इन्फ्लेशन, और ये भी है डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वहीं अब डायरेक्ट यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन ही पूछ लिया कि इसमें से बताओ डिमांड पुश इन्फ्लेशन कौन सी है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखो, डिमांड पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मतलब मार्केट के अंदर पैसा ही पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। सो टू मेनी मनी और चेजेस फ्यू गुड्स, गुड्स बहुत कम है, गुड्स बहुत कम है, ठीक है, बट मनी बहुत ज्यादा है, मनी बहुत ज्यादा है, मनी बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है? आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन, ठीक है। यही बेसिक होता है आपका कॉन्सेप्ट, डिमांड पुश इन्फ्लेशन के कारण होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि कैसे, हमें बस ये देखना है कि मनी सप्लाई किसमें इंक्रीज हो रही है, वही हमारा डिमांड पुश इन्फ्लेशन है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यस, एक्सपेंशनरी पॉलिसी से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। अब चाहे देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ द मॉनेटरी होगी, या मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, या फिर फिजिकल एक्सपेंशनरी पॉलिसी, बोथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। क्योंकि एक्सपेंड का मतलब, जब भी एक्सपेंशनरी वर्ड होना, इसका मतलब इतना होता है मनी सप्लाई का इंक्रीज, ठीक है, पैसा ज्यादा, फिजिकल आपका मतलब जो है पैसा ज्यादा मार्केट में आएगा, वही एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, ठीक है। सो फर्स्ट तो होगा ही होगा फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना, मतलब गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगा, कैपेक्स पे लगाएगा, एक्सपेंडिचर पे लगाएगा, तो पैसा उससे भी आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। सो आंसर में 1 और 2 तो आने ही चाहिए, 1 और 2 तो आने चाहिए, तो ऑप्शन बी तो हट जाएगा। अब समझो, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ठीक है, इसको रिजर्व में रखते हैं। हायर परचेजिंग पावर एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, अगर परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी उससे भी डिमांड पुश इन्फ्लेशन होगा, ये कह रहा है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो देखो अब क्या करता है, कॉज के अंदर वो कॉन्सिक्वेंस बता देता है कई बार, ठीक है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आप इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करोगे, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को, बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सिक्वेंस। सो ऑप्शन 5 तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर का, ये बात समझ आ रही है। सो आंसर होगा 1, 2, 4, मतलब आपकी हायर परचेजिंग पावर। इसका मतलब कब होगी परचेजिंग पावर हाई? तो आपका जेब में पैसा होगा, आपके पॉकेट में पैसा होगा, मतलब मनी सप्लाई होगी, ठीक है। सो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तब भी आपको कहीं ना कहीं डिमांड पुश इन्फ्लेशन होगी, फिजिकल स्टिमुलस होगा या एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो गया। सो ऑप्शन 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूं कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होता है, एक्जैक्टली कैसे होता है। डिमांड पुश इन्फ्लेशन में मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना। इससे क्या होगा, कोई भी इन्फ्लेशन जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, पैसा इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो वो सब डिमांड पुश इन्फ्लेशन है। ये बात दिमाग में रखो। जैसे मनी सप्लाई, यस, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। जब फॉरेक्स रिजर्व आपके पास ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एफडीआई आई, ठीक है, आपके पास बहुत सारी एफडीआई आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब एफडीआई आई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, तो आप उसको डॉलर में आया होगा, यस, डॉलर में आया होगा, ठीक है। ये डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे रुपीज के अंदर, उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो रुपीज में करेगा, इंडिया में करना है। जब वो रुपीज में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको पैसा जो भी यहाँ पे खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, तो वो रुपी डिनोमिनेटेड करेंसी में ही उसको पैसा देगा। जब रुपी डिनोमिनेटेड आपकी करेंसी को यूज करेगा तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, आपकी रुपीज की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन ही होगा। ये बात दिमाग में रखना। सो मनी सप्लाई इंक्रीज, फॉरेक्स इंक्रीज, रिजर्व अगर बढ़ेंगे तो उससे भी आपको डिमांड पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब आप प्रिंटिंग कर रहे हो, पैसे को प्रिंट कर रहे हो, तो उससे भी डिमांड पुश, मतलब सीधे सीधे आप नोट बढ़ा रहे हो। सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, अगर किसी के सैलरी वेजेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्सेस आप कम कर दोगे, मतलब आपके इनकम टैक्स कम कर दिया, इनकम टैक्स अगर कम कर दिया तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, उसके पास नोट होगा, पैसा होगा, रोकड़ा होगा, रोकड़ा होगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ब्लैक मनी इंक्रीज होगा, मतलब रोकड़ा होगा, रोकड़ा होगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब फिजिकल स्टिमुलस, इसका मतलब डिमांड पुश इन्फ्लेशन होगा। बजटरी डेफिसिट होगा, डेफिसिट होगा, इसका मतलब आप बोरोइंग करोगे तो आप पैसा लगाओगे, पैसा लगाओगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं उसके कारण भी आपके हैंड्स बढ़ेंगे, उसके कारण भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अब समझो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है कि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है, या तो आपके इनपुट्स में प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इनपुट के प्राइस कैसे बढ़ सकता है, तो फैक्टर से या नॉन फैक्टर से। फैक्टर कौन से हैं, रेंट बढ़ जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, लेबर प्रोटेस्ट करने लग जाए, वेजेस की बात करें, बोनस की बात करें, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट पेमेंट
उसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रॉफिट, ठीक है, उसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। नॉन फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल आपका एक्सटर्नल, बाहर की कंट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर उसके रेट बढ़ गए तो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। आपके इंटरनली कंट्री के अंदर कोई रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया तो उसके कारण भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई चेन इशू, सब्सिडीज कम हो जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी कम देने लग जाए, उससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सप्लाई चेन के अंदर इशू मतलब कई बार लीकेजेस होने लग जाते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके कारण भी कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब कुछ ऐसे फैक्टर कॉमन कॉजेज होते हैं जो डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करते हैं। ये तीनों चीजें ऐसी है जिसके कारण आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ सकती है और आपकी डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी आ सकती है। ध्यान से समझना, अगर आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, तो आपकी कंट्री का फॉरेक्स इंक्रीज होगा, आपको डॉलर में पैसे मिलेंगे, पेमेंट आएगी। जब आपका डॉलर में पैसा मिलेगा तो इसका मतलब आपकी मनी सप्लाई बढ़ेगी, कन्वर्ट वाला मैंने पहले ही बता दिया, तो इससे डिमांड पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इससे डोमेस्टिक सप्लाई भी तो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, चाय एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, खूब चाय एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो हो सकता है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई चाय की कम हो जाए। जब डोमेस्टिक सप्लाई कम हो जाएगी आपकी चाय की तो उससे कारण भी इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, चाय महंगी हो सकती है। यस, सो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से दोनों ही डायमेंशन सिचुएशन बनती है फॉर दी डिमांड पुश इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन आएगा ये गारंटी है। इंपोर्ट अगर कम होगा, अगर आपका इंपोर्ट कम होगा तो बीओपी इंप्रूव होगा। बीओपी कैसे इंप्रूव होगा? अगर आप इंपोर्ट कम करोगे तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूवमेंट होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूवमेंट होगी तो आपका पैसा बचेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ सकती है, अगर इंपोर्ट कम करोगे तो हो सकता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, आपने कोई चीज बाहर से मंगवाते हो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। जब आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा आपके पास सरप्लस आएगा, फॉरेक्स आएगा, उसके कारण भी मनी सप्लाई बढ़ सकती है। बट अगर आपका डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है तो जो इंपोर्टर्स है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक्सपोर्टर को फायदा है बट इंपोर्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसका प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इंक्रीज होगा तो उससे आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। सो दीज थ्री आर दी कॉमन कॉजेज ऑफ बोथ डिमांड पुश इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। जनरली ये बुक्स में इतना कोई हर बुक्स में मुझे नहीं पता कि दिया हुआ है नहीं दिया, कम बुक्स के अंदर इतना डिटेल में इस चीज को समझाया होता है, इसलिए मैंने इसको समझाया। अब समझो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2013 का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर। ट्रिक से करोगे तो ट्रिक यही है कि भैया दो सिमिलर स्टेटमेंट है, एक सही एक गलत होने के चांसेस ज्यादा है या फिर दोनों गलत होने के भी चांस हो सकते हैं, बट दोनों सही होने के चांसेस कम है, ठीक है। दोनों सही नहीं होंगे तो बोथ 1 and 2 आंसर नहीं होगा। अब आपकी गाड़ी फंसेगी 1 only 2 only एंड नीदर 1 and 2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, यहाँ पे नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। सो कभी भी नॉलेज नहीं हट सकता। आप सोचो कि ट्रिक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल दो, तो ये वहम है। ट्रिक्स के साथ आपको नॉलेज हमेशा चाहिएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए ओवर रिलाइंग ऑन दी ट्रिक्स कभी भी नहीं है। ट्रिक्स को भी यूज करना है बट नॉलेज को कभी भी, ये नॉलेज को हमेशा सप्लीमेंट करेगा बट उसको कभी भी मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, सॉरी, नॉलेज को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा, सप्लीमेंट कभी नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। अब समझो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब नॉलेज से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलो बहुत तो नहीं होगा इन दोनों में से। इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर्स, ठीक है, इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। मुझे एक जनरल रूल पता है जब मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की थी कि इन्फ्लेशन से फायदा किसको होता है, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। अगर मैं बहुत समरी लाइन में बोलूं फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा वो क्यों होता है, बट अभी मेरे को एकदम अगर क्रक्स पता हो तो मेरा क्रक्स ये कहता है कि इन्फ्लेशन जब भी होगा उससे हमेशा फायदा किसको होगा, बोरोवर को होगा, बोरोवर को हमेशा फायदा होगा, ये बात हमेशा याद रखना। हु वुड बी विनर, विनर हमेशा बोरोवर होगा। जब भी इन्फ्लेशन होगा उससे बोरोवर को फायदा होने वाला है। अब बोरोवर कौन होगा? बोरोवर के अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं उसको बोलने के लिए। बोरोवर हो सकता है डेटर, जिसपे कर्ज है, डेटर मतलब कर्जदार, ठीक है, कर्जदार, ठीक है। या फिर आपका डेटर हो सकता है इशूअर, अगर उसने बॉन्ड इशू किया होगा, ठीक है, अगर उसने बॉन्ड इशू किया होगा, ठीक है, बॉन्ड किसी को इशू किया होगा तो वो भी कहीं ना कहीं बोरोवर, उसको रिटर्न में क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा, ठीक है, मतलब वो भी बोरोवर हुआ। इशूअर इज ऑल्सो बोरोवर, डेटर इज ऑल्सो बोरोवर। तो हमेशा याद रखना इन्फ्लेशन से फायदा किसको होगा, इन्फ्लेशन से हमेशा फायदा होगा बोरोवर को। ये बात हमेशा आपको दिमाग, जिसने पैसा बोरो किया है ना उसको फायदा होगा, चाहे वो डेटर हो या फिर चाहे वो इशूअर ऑफ द बॉन्ड हो, ठीक है। बॉन्ड को जो इशू करेगा उसको फायदा होगा। अब यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर, यस राइट है, इन्फ्लेशन बेनिफिट डेटर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर नहीं, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स इशूअर, बॉन्ड इशूअर, हमेशा याद रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज 1 only इज द करेक्ट आंसर। यहां से अब सवाल उठता है कि भैया ऐसा क्यों, वाई? आप मुझे समझाओ तो सही। आपने सिर्फ बता दिया कि इन्फ्लेशन से बोरोवर को फायदा होता है, ठीक है, हमेशा वही विनर होगा, बट आप समझाओ तो सही ऐसा क्यों। चलो समझते हैं। सबसे पहले हाउ इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर, पहले इस लाइन को समझो। डेटर, ठीक है, जो कर्जदार है उसको कैसे इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, उसने 100 रुपीज लोन लिए, 100 रुपीज का कर्ज लिया, ठीक है।
ठीक है, एक लोन लिया, 100 रुपीज़ का कर्ज लिया उसने। 100 रुपीज़ का जब कर्ज लिया, जब उसने 100 रुपीज़ का कर्ज लिया, लोन लिया, ठीक है, उस टाइम उस 100 की वैल्यू क्या थी ये समझो। उस 100 में उसको एक फुल ऑफ थाली मिल जाती थी, मतलब एक पूरी थाली वो खा सकता था उस 100 रुपीज़, मतलब उस समय 100 रुपीज़ की वैल्यू थी 1 फुल थाली। क्लियर है ये बात? जब उसने लोन लिया, ठीक है, और इस मतलब इसने जिसने अपने 100 रुपये पॉकेट से निकाले, वो उस टाइम अगर मार्केट में उस 100 रुपये को लगाता तो उसको एक थाली मिल जाती फुल। ठीक है, उसने जिसने 100 रुपये दिए, ये समझो। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, टाइम गया, ठीक है, महंगाई बढ़ी तो प्राइस ऑफ थाली 200 हो गई। ठीक है, 200 रुपीज़ की एक थाली हो गई। अब ये इंसान ने पेमेंट कितना करेगा? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देगा, मान लो 10% इंटरेस्ट दे देगा, तो मतलब 110 रुपये लौटा देगा। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये का नोट तो एक्जैक्टली वही दे देगा और 10 रुपये इंटरेस्ट दे देगा, एग्जाम्पल ये समझो। ठीक है, तो इसका मुंह क्यों बना हुआ है? ठीक है, यहाँ तो बड़ी खुश हो रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे इसका मुंह क्यों बना हुआ है? क्योंकि अब ये 100 रुपीज़ में सिर्फ हाफ थाली खरीद सकती है। इस टाइम ये 100 रुपीज़ में फुल थाली खरीद सकती थी, लेकिन आज इस 100 की वैल्यू कम हो गई। ये भाई साहब खुश क्यों है? ये भाई साहब इसलिए खुश है क्योंकि इसको जब इसने कर्ज लिया था, जब उसने लोन लिया था, तब उस 100 की वैल्यू में उसको फुल ऑफ थाली मिल जाती थी, मतलब फुल ऑफ थाली का उसकी वैल्यू थी। लेकिन आज वो 100 रुपये दे रहा है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इसका तो फायदा ही हुआ है, बट इसका नुकसान हुआ है कि आज वो उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे तो सिर्फ हाफ थाली ही बाय कर सकती है। इसलिए यहाँ पे जीत कौन रहा? डेटर। जो कर्ज लिया वो हमेशा फायदेमंद रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सेकंड आप कॉन्सेप्ट समझिए, हाउ इन्फ्लेशन हर्ट बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर को कैसे ये हर्ट करता है? ठीक है, मतलब फायदा किसको करता है? इशूअर को फायदा करता है। कैसे बॉन्ड होल्डर के लिए नुकसानदायक है उसको समझो। देखो, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट किया 1 साल का इस इंसान ने, मतलब ठीक है, इस इंसान ने, ये बॉन्ड होल्डर है। इशू किसने किया? बॉन्ड इशू किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड इशूअर कौन था? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, और उसको कहा कि भैया 100 रुपये का है, ठीक है, और 10% तुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसने बॉन्ड ले लिया, ठीक है, और पैसे दे दिए गवर्नमेंट को कि लो भैया ये लो 100 रुपये, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां एक्सपेंडिचर लगाने वहां पे लगाओ। सो बॉन्ड इशूअर कौन था? गवर्नमेंट। बॉन्ड होल्डर कौन हुआ? इशू करके उसने होल्ड करने किसको दे दिया? ठीक है, इस बंदे के पास होल्डर बन गया, अब इसको ही होल्ड करना है इस पूरे बॉन्ड को। ठीक है, और पैसा मिला किसको? पैसा मिला गवर्नमेंट को। उस टाइम जब उसने 100 रुपीज़ इसने अपने उधार दिए, मतलब उसने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए, ठीक है, लोन दिया, उस समय 10 समोसे आ जाते थे उस 100 रुपये से, ये समझो। ठीक है, उस 100 रुपीज़ से 10 समोसा आते थे, मतलब पर प्राइस आपका समोसा का हो जाता 10 रुपये, ओनली 10 रुपये। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी तो वो 10 रुपये का समोसा 20 रुपये का हो गया। ठीक है, अब उसका 1 साल हो गया मान लो, और 1 साल में इसके रेट इन्फ्लेशन हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ी तो उसको 10 रुपये ब्याज मिले। यहाँ पे बात की गई थी कि हर साल उसको 10% फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। जब उसको 10 रुपये मिले तो वो सिर्फ हाफ समोसा खरीद सकता है आज की डेट में। ठीक है, जब उसने पैसा इस टाइम उसके पास था, मतलब एज अ बॉन्ड होल्डर उसके पास पैसा था, तो उस समय 10 रुपये में एक समोसा पूरा आ जाता था, लेकिन अब उसको हाफ समोसा ही मिल रहा है। और जब मैच्योरिटी हुई, ठीक है, जब मैच्योरिटी हुआ, उसे प्रिंसिपल बैक मिलने वाला था, उसको अपने 100 रुपये मिले। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको 100 रुपये वापस दे दिए। ठीक है, अब 100 रुपये में उसको सिर्फ 5 ही समोसे मिलेंगे, ये बात समझो। तो उसके 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई। जो अब उसको 100 रुपये मिला ना, ये बॉन्ड होल्डर था, इसको नुकसान कैसे हुआ? इशूअर, मतलब गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो गया? गवर्नमेंट को तो फायदा है, ठीक है, बट इस इशूअर को नुकसान हो गया। आज इसकी 100 रुपये के अंदर सिर्फ 5 समोसे आएंगे, जब उसने दिया था तब उसको 10 समोसे मिल जाते थे। तो आपने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझा, और आपको एक दुख की, मतलब आपको दुख लग रहा होगा कि यार बेचारे ये जो बॉन्ड इशूअर है, या फिर आपके मतलब जो भी बॉन्ड होल्डर है, और यहाँ पे आपका जो पैसा देने वाला है, लेंडर है, इनका तो नुकसान ही नुकसान है। तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो आगे यूपीएससी पीवाईक्यू जब होंगे तो हम समझेंगे कि इनके लिए भी कुछ फायदा हुआ है कि नहीं। बट आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। इन्फ्लेशन से हमेशा बोरोवर को फायदा होगा, जिसने बोरो किया है। आप चाहे उसको डेटर बोल दो, चाहे आप उसको बॉन्ड इशूअर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये अलग वर्ड्स है, बट हमेशा दिमाग में रखो कि इन्फ्लेशन से बोरोवर को फायदा होगा, कर्जदार को। ठीक है, जैसे हम अगर आपस में दोस्तों में कभी पैसे उधार देते हैं, तो कई दोस्त होते हैं पैसे लौटाते नहीं है। ठीक है, तो उसका ही फायदा है जिसको हमने पैसा दिया है। जैसे मान लो मैंने अगर अपने फ्रेंड को 200 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, अब वो मुझे दे नहीं रहा, मैं उसके पीछे मैं ही तो भागूंगा, यार दे दे यार, दे दे यार, दे दे यार। तो यहाँ पे फायदा किसको है? उसको ही तो फायदा है कि भैया वो तो पैसे यूज कर रहा है, ऊपर से मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ 200 रुपये। तो हमेशा बोरोवर को फायदा होता है, ये हमेशा याद रखना आप, इन्फ्लेशन से बोरोवर को फायदा होगा। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। अब थोड़ा प्रो मैक्स लेवल के क्वेश्चन है, इनको समझो। इंडियन गवर्नमेंट, ध्यान से समझना, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक समरी बता रहा हूं, बाद में इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट इस पे अपने आप में एक पूरी क्लास हो सकती है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट समरी में, आई होप कि आपको पता होगा, बस जस्ट आपको समराइज कर रहा हूं। देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड, ठीक है, पहले सबसे पहले समझो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा।
ठीक है, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा तो बॉन्ड की यील्ड आपकी इंक्रीज होगी, ये बात याद रखना। तो मतलब जैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगी, बट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है, यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस ये इतना याद रखो आप, ठीक है। इसको कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा, बट पहले समझो कि ये इतना दिमाग में आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, इंडियन गवर्नमेंट यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पहली बात तो ये दिमाग में रखो, ठीक है। इन्फ्लुएंस होना है तो इन्फ्लुएंस तो कैसे भी हो सकता है। अब कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरल रिजर्व्स, ठीक है। कैसे, आप समझो इस बात को, पहले मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यूएस फेड रिजर्व, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए अपने बॉन्ड के, ठीक है, बॉन्ड के अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, हाई किए, ठीक है, कि हम अच्छा इंटरेस्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड हो सकता है, आप हो सकता है कि उनके बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा, ओके। होगा क्या, इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर होंगे, ठीक है, जिन्होंने गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहां से पैसा निकालेंगे, ठीक है, इनके पास बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड को बेचने की कोशिश करेंगे। क्यों बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको कहीं पे और ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट और अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि मैं इस बॉन्ड को बेच दूं, बात समझ आ रही है। जो उनके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड होंगे वो उसको बेचने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, अब समझो इस इन्वेस्टर ने यहां से कैपिटल फ्लाइट किया, कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट, ये वर्ड है कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। तो कैपिटल फ्लाइट करता है, यहां से पैसा निकालता है, निकालेगा कैसे, गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है उसको बेचेगा। तो होगा क्या, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है, इसको इतने सिंपल लैंग्वेज में समझिए। यहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, ठीक है, जैसे ही यहां पे इंक्रीज हुए तो इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड, ठीक है, मेरी पेंसिल का थोड़ा चार्ज मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसके कारण थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। सो गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है वो यहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज होंगे, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। उधर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, इधर प्राइस डिक्रीज होगा, क्योंकि वो सस्ते में बेच के निकलेगा, ठीक है, सस्ते में बेच के निकल जाएगा। मान लो ये 100 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू थी, ठीक है, और उस पर मेच्योरिटी पे 110 रुपए मिल रहे थे इस बॉन्ड के अंदर, वो क्या करेगा, वो 90 रुपए में बेच के निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और वो अपने इस 90 रुपए को, जो मिल रहा है 90 रुपए, चुपचाप यहाँ पे उसको दे देगा। तो अब यहाँ पे देखो, पहले इसमें यील्ड कितनी थी, यील्ड थी 10 रुपए की, 100 से 110 हो रहे थे, अब यील्ड कितनी हो गई, 90 से 110, मतलब जो भी इसको खरीदेगा उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 90 रुपए में इसने खरीदा, इसको 110 रुपए मिलेंगे मेच्योरिटी पे, यील्ड बढ़ गई। तो मैंने क्या बोला था कि बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, बॉन्ड के प्राइस कम होंगे और बॉन्ड की यील्ड आपकी इंक्रीज होगी। तो ये यील्ड मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। सो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व से क्या बॉन्ड यील्ड इंफ्लुएंस होती है, यस, बॉन्ड यील्ड इंफ्लुएंस होती है। सो दिस इज द करेक्ट। एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन लिया, क्या उससे यील्ड होगी, यस। यहां पे अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब सीआरआर एसआरआर कम कर देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे सीआरआर एसएलआर कम कर देंगे रिजर्व कम रखने के लिए, तो ज्यादा क्या होगा, आपके इंटरेस्ट रेट, सॉरी सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे, बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वाइस वर्सा, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे या घटेंगे, उससे भी बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस होगी। सो इंटरेस्ट रेट से हमेशा याद रखना, कोई भी फेडरल रिजर्व है उसके हाथ में इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट को जो भी चीज इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब यील्ड पे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो ही सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3, ये आपको दिमाग में रखना है। अब ध्यान से समझो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नॉलेज ही चाहिए, ये कॉमन सेंस है, एक बेसिक लाइफ का प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब सिर्फ कॉमन सेंस है ये, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर द इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, the option to convert the equity affords a bondholder a degree of indexation to rising consumer price. Which of the following statement is correct? ध्यान से समझो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। Is there an option of exchange of bond for the equity? Convertible bond pay a lower rate of interest. Yes, वो इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट देगा आपको, क्योंकि आपको ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं ना। इफ समवन इज गिविंग यू ऑप्शन, देन इट कैन बी चार्ज लेस इंटरेस्ट, वो कम, मतलब आपको इंटरेस्ट भी कम देगा, आपको प्रॉफिट कम देगा। भैया मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कहीं ना कहीं वो बात है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स, अगर आप कन्वर्ट कर लो, आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप अपनी इक्विटी में उसको चेंज कर लो, कन्वर्ट कर लो, अफोर्ड्स अ बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस, ठीक है। तो यही तो फायदा है कन्वर्टेबल बॉन्ड का, कि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस आपके राइज हो रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसमें आपको कहीं ना कहीं इंडेक्सेशन देता है, आपको फायदा देता है। सो ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर द इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ
इंटरेस्ट। सो रेगुलर बॉन्ड एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड में यही फर्क होता है, आपको दिमाग में रखना है। रेगुलर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, वहीं पे कन्वर्टेबल बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलते हैं। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल सेफ स्टडी यहाँ पे भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। उसके बाद इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन होता है यस। एनालॉजी, ये एनालॉजी छोड़ दो, बस अब इतना याद रखो, रेगुलर बॉन्ड आपको इंटरेस्ट रेट हाई देता है और कन्वर्टेबल बॉन्ड आपको इंटरेस्ट रेट कम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड्स जिसपे आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कूपन रेट? कूपन रेट मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। यस, अभी तो हमने देखा कि यही तो बात है कि जो इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको चॉइस देंगे इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, तो वहां पे कूपन रेट इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, दिस इज द करेक्ट। IIB provide protection to the investor from the uncertainty regarding the inflation. Yes, this is the very concept behind the inflation index bonds. Third, the interest received as well as capital gain on the IB are not taxable. अरे भैया नॉट टैक्सेबल नहीं होगा, ये तो उसने अपने मन से लगा दिया। टैक्सेबल सरकार को छोड़ती है क्या? नो। तो थर्ड इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट 1 का लॉजिक ये है कि इन नॉर्मल बॉन्ड द इंटरेस्ट रेट इज अ हाई बिकॉज इट इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, IIB डिफरेंस सिंस द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू एडजस्ट द प्रिंसिपल फॉर द इन्फ्लेशन लेटर, इन्वेस्टर डू नॉट नीड द एक्स्ट्रा प्रीमियम अपफ्रंट, तो गवर्नमेंट कैन ऑफर अ लोअर फिक्स्ड कूपन रेट। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना। की फ्रेज फॉर द स्टूडेंट, लो रिस्क फॉर द इन्वेस्टर इज इक्वल टू लो इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, दिस इज दी होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये समझाया हुआ है, मैंने यहाँ पे इसीलिए डाला कि आपने क्या इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, और ये आपको इस टैप एनालॉजी से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी कब होगा? जब मनी सप्लाई एक्सेसिव होगी। अब इनमें से जहां पे मनी सप्लाई एक्सेसिव हो जाएगी वही सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा, ये बात याद रखना। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस टू बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू द फाइनेंस बजट डेफिसिट। तो देखो कहीं ना कहीं रीपेमेंट हो रहा है यहाँ पे तो पब्लिक डेट का, ठीक है, तो रीपेमेंट हो रहा है, तो इसमें चेंजेस, मतलब इन तीनों में देखो आप हैंड ही चेंज हो रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग मनी है, मनी ऑलरेडी है, वो बस हैंड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में देखो क्रिएटिंग अ न्यू मनी, यहाँ पे तो टोटल पूरा का पूरा नया नया पैसा बनाया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है, तो बजट डेफिसिट। सो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्या होगा? जो सबसे ज्यादा सप्लाई बढ़ाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसको बोलते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। ठीक है, देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, मतलब बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक या रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, इनमें क्या हो रहा था कि ऑलरेडी मनी सप्लाई में थोड़ा बहुत, या तो चेंज हैंड हो रहे थे, या थोड़ा बहुत मनी सप्लाई बढ़ रही थी, स्लाइट थोड़ा सा इंक्रीज, बट क्रिएटिंग अ न्यू मनी वुड इंक्रीज दिस काइंड ऑफ फिनोमिना, मतलब इस टाइप का फिनोमिना आपको हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हाई डेंजरस रिस्क, इसलिए बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग तो बिल्कुल मना है, कभी भी नहीं करनी चाहिए प्रिंटिंग ऑफ मनी। इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर द रेजिंग रिसोर्स फॉर दी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट यही बोलेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया 2021 के अंदर। सो आप मुझे इस क्वेश्चन को होमवर्क में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा यूजिंग द टैप एनालॉजी व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस एपिसोड। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस, जहां पे मैं आपको सीपीआई के जो न्यू इंडेक्स आए हैं, न्यू रिवाइज इंडेक्स है, बेस ईयर्स है, वो भी सब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। सो वीडियो को मिस मत करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।